हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटेल्स क्लासेज में। तो आज हम देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ 5 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाइए, उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं छोटा सा मार्जिन पे करके। बाकी यूट्यूब पे तो फ्री है ही, तो आप इसका यूट्यूब पे फ्री में लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो जैसा कि पेपर का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो प्रश्नों को मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, क्योंकि अब तो जो है ये पेपर इधर उधर हो चुका है, मतलब कुछ पेपर फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में चले गए हैं, मतलब थर्ड सेम में चले गए हैं, इस तरह से हुआ है। मतलब कुछ सेमेस्टर के पेपर इधर उधर हुए हैं, लेकिन अभी ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का जो पेपर था, वो प्रीवियस ईयर में जो पेपर था, मैंने उस कौन से प्रश्न किस किस ईयर में पूछा है वो मैंने आगे लिख दिया है। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तब पर भी जो है आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये पेपर अगर आपका है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो MGKVP के आधार पे मैंने बस ये लिख दिया है कि MGKVP में ये प्रश्न जो है कब पूछा था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न मैं दिखा देती हूँ। तो प्रश्न यहाँ पे जो है, पहला कि अनुभव जनित अधिगम का क्या तात्पर्य है। दूसरा, परियोजना को परिभाषित करें। तीसरा, अधिगमकर्ता भिन्नता का क्या तात्पर्य है। चौथा है, अंतर्विषयात्मकता से आपका क्या तात्पर्य है। पांचवा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन क्या है तथा उसके लाभ बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने देख लिया। अब हम चलिए एक एक करके उत्तर पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे, अनुभव जनित अधिगम का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में आप लिखेंगे अनुभव जनित अधिगम या अनुभवजन्य अधिगम। यानी अगर आपसे अनुभवजन्य अधिगम भी पूछेगा तब भी आप यही लिखेंगे, क्योंकि ये इसी का एक दूसरा नाम है। तो अब इसके अर्थ को चलिए समझते हैं। तो आप इसके नाम में देखेंगे कि अनुभव जनित अधिगम में जो अनुभव है वही क्या बताता है कि हमें जो मतलब इसमें जिस तरह की शिक्षा होगी वो कैसी होगी, अनुभव के माध्यम से होगी। जो अधिगम होगा, जो हम सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे, अनुभव से सीखेंगे, एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अनुभव जनित अधिगम एक शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है। तो पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो यह विधि व्यक्ति को करके सीखने पर जोर देती है। इसमें व्यक्ति की रुचि पाई जाती है, क्योंकि इस अधिगम की प्राप्ति व्यक्ति खुद के अनुभव द्वारा करता है। अब जैसे हम इसको इस तरह समझते हैं, पहले बचपन में बॉल खेला करते थे, तो मतलब कैसे कपड़े का या फिर सॉक्स का भी बॉल खेला करते थे। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे को जो बस कह दिया जाए तुम बॉल बनाओ, तो अगर वो पहली बार नहीं बनाया है तो उसे कहेगा कि यार तुम बना दो, मुझे नहीं आता है बनाना। तो नहीं आता है बनाना, लेकिन अगर वो उस चीज़ को एक बार करेगा तो उस चीज़ को फिर वो अच्छे से सीख जाएगा। तो इसका एक अलग एग्जाम्पल है, जैसे आप लाइफ में अगर कुछ भी करते हो तो अगर आप वो चीज़ खुद से करके सीखोगे ना तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर इसको मैं एजुकेशन फील्ड में देखूँ तो प्रैक्टिकल अगर आप लोग करते हो, अगर कोई व्यक्ति दूसरा कोई प्रैक्टिकल करके बस आपको बता दे तो आप उतने बेहतर तरीके से वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो अगर आप उस चीज़ को खुद से करोगे, यानी अगर आप प्रैक्टिकल को खुद से करोगे तो आप जो है उस चीज़ के बारे में समझ जाओगे और समझ के सीखोगे, तो उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो उसमें आपकी रुचि भी होती है, मतलब आप इंटरेस्ट आता है। जब आप खुद से कोई चीज़ करके सीखने की कोशिश करते हो ना तो उसमें इंटरेस्ट आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसमें क्या होता है, एक तरह ये अनुभव जनित अधिगम एक शिक्षा प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम क्या होता है, यानी जो व्यक्ति होता है वो अनुभव के माध्यम से उसे शिक्षित किया जाता है। मतलब अगर बच्चे को हमें सिखाना है तो हम कहें कि आप बच्चा खुद से करके सीखे, तो इसमें खुद से करके सीखने पर हम जोर देते हैं कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीखना चाह रहा है तो वो खुद से करके सीखे, ताकि बच्चे को वो चीज़ अच्छे से आ जाए और बच्चे का इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो देखिए अब मतलब उनको पेंटिंग तो बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन उस चीज़ को करते हैं, करते करते ही उनकी रुचि भी बढ़ती है और वो सीख जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक चीज़ और देखें तो जैसे बचपन में हम लोगों को आर्ट बनाना होता था, अध्यापक अगर बना दे, एग्जाम्पल में जैसे आम बनाते थे हम लोग, कमल का फूल बनाते थे, तो अगर एग्जाम मतलब जो हमारे टीचर हैं, अध्यापक है, अगर वो खुद बना देंगे तो शायद हमको वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम खुद से बनाएंगे तो शायद हमको इंटरेस्ट भी आएगा, हम सीख भी जाएंगे वो चीज़ बनाना। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैथ के मैं क्वेश्चन कहूँ, अगर मैथ के क्वेश्चन एग्जाम जो हमें अध्यापक जो है अगर वो खुद सारे एग्जाम्पल को खुद अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड है उस पर हमको बताता
मौका चला जाए, हमको खुद से मौका ना दे, तो हमको वो चीज़ नहीं समझ में आएगा कि ये एग्जामिनर ने या फिर अध्यापक ने किस तरह से किया है। अगर जब तक हम खुद से नहीं करेंगे, अगर वो एक कैलकुलेशन, एक जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो खुद से कर दे रहा है और हमें करने का मौका नहीं दे रहा है, अध्यापक खुद कर रहा है, कह रहा है कि ये उत्तर होगा, आप लोग नोट कर लो, तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बच्चा अगर खुद से वो चीज़ करेगा तो वो बेहतर तरीके से सीख जाएगा ना, और उसमें उसकी रुचि भी होगी। जब वो खुद से कोई चीज़ करता है ना, तो उससे उस पर रुचि भी पाई जाती है व्यक्ति की। तो ये वही है कि इसमें जो अधिगम प्राप्त होता है वो व्यक्ति के अनुभव द्वारा होता है। ठीक है। फिर डेविड कोप्स ने इसका जो है परिभाषा दिया था कि अनुभव जनित अधिगम व्यक्ति के सीखने की क्रिया पर केंद्रित होता है। तो बहुत सिंपल सा मतलब वो है परिभाषा है। बाकी अनुभव जनित अधिगम शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी हो सकता है। वही जैसे सिंपल सी बात है कि अगर ज़रूरी थोड़े है कि हमको कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए अध्यापक हों। लाइफ में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, छोटी मोटी दिक्कतें अगर आती हैं तो भी अगर अब देखो बच्चा हो चाहे बड़े हों, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो वो जो है शिक्षक की उपस्थिति में नहीं होता ना। तो अनुभव जनित अधिगम हमें अनुभव से सीखने की बात करता है। तो इसमें शिक्षक की उपस्थिति जरूरी हो ये नहीं है, मतलब ये शिक्षक की उपस्थिति में भी हो सकता है और शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी हो सकता है। अब यहाँ पे शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। यानी जो अनुभव जनित अधिगम है इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है। मतलब बालक जो है एक अच्छे वातावरण में, उचित वातावरण में जो है सीखता है। दूसरा, सीखने संबंधी स्रोत से लिखा गया ज्ञान स्थिर होता है। यानी जो चीज़ें अगर बच्चा खुद से करके सीख रहा है तो सिंपल सी बात है कि अगर उससे जो भी बच्चा सीखेगा वो कैसा ज्ञान होगा, स्थिर होगा। अगर कोई आपको एक्सप्लेन करके बता दे वो ज्ञान शायद आपके माइंड में उतने देर तक ना टिके, लेकिन अगर आप खुद से कोई चीज़ सीखते हो ना, करके सीखते हो, तो वो माइंड में हमारे बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी टाइम तक स्थिर रहता है। यहाँ पे लिखा नहीं होगा, सीखा होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा कि सीखने संबंधी स्रोत से सीखा गया ज्ञान स्थिर होता है। तीसरा है, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। यानी अगर हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होगा ना, तभी ना हम अनुभव करके मतलब खुद से करके सीख रहे हैं। तो एक उद्देश्य होगा कि हमको ये चीज़ करना है, हमको ये चीज़ बनाना है, या हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसीलिए इससे जो भी ये जो प्रक्रिया होती है मतलब अनुभव जनित अधिगम, ये कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। यानी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अनुभव जनित अधिगम का जो है प्रयोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे अनुभव जनित अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है कि इस अधिगम का उद्देश्य शैक्षिक वातावरण को छात्र केंद्रित बनाता है। इस अधिगम में छात्र अपने अधिगम में सीखने की गति, विधि और शिक्षण कौशलों का उपयोग में सक्षम होते हैं। तो पहले ये 2 पॉइंट समझते हैं। तो वह जो मैंने कहा कि ये जो अनुभव जनित अधिगम है, सिंपल सी बात है कि ये इसमें जो व्यक्ति होता है, जो छात्र होता है, वो खुद से करके सीखता है। तो ये जो किस तरह का केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित मतलब ये होगा। यानी जो शैक्षिक वातावरण होगा वो किस पर केंद्रित है, शिक्षक पे कि छात्र पे? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये शिक्षक के बिना भी तो हो सकता है, तो ये छात्र जो है केंद्रित होता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है शिक्षण में जो सीखने की गति है, विधि है, शिक्षण कौशल है, ये सभी चीज़ों का उपयोग छात्र अपने अधिगम में यानी सीखने में करता है। कि मतलब जो छात्र है अपने अधिगम में जो है सीखने की गति, विधि, यानी किस विधि से वो सीखे, किस गति से वो सीखे, किन कौशलों का उपयोग करके सीखे, इस चीज़ में वो सक्षम होता है। यानी उसे पता होता है कि उसे किस तरह से सीखना है। यानी अगर बच्चे को मैं कह दूँ कि नहीं तुमको फटाफट 5 मिनट में ये चीज़ करना है, ये चीज़ अपने से तुम कर रहे हो तो 5 मिनट में इसको करके जो है कंप्लीट कर दो, तो बच्चा ये चीज़ नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर वो सीखना चाहता है, उसकी गति उसे पता है कि मैं इस हिसाब से करूँगा, मैं एक स्टेप वाइज करूँगा, तभी मैं अच्छे से सीख पाऊँगा। तो बच्चा जो है सीखने की गति, विधि, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इसके उपयोग में वो सक्षम होता है। उसे पता होता है कि उसे किस विधि से जल्दी समझ में आएगा या जल्दी से वो चीज़ वो करके सीख जाएगा। उसे ये पता है कि वो किस शिक्षण कौशल का उपयोग करके जल्दी सीखेगा। उसे ये भी पता होता है कि किस गति से वो चीज़ों को करेगा कि वो अच्छे से स्टेप वाइज सारी चीज़ों को सीख पाएगा। तो वही है कि छात्र इन सब चीज़ों में सक्षम होता है इसमें। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित है, तो इसमें छात्र जो है हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सर्वोपरि होता है। तीसरा, इस अधिगम के द्वारा शिक्षक छात्रों के लिए ज्ञान को सुगम बनाते हैं और उनका पथ प्रदर्शन करते हैं।
तो शिक्षक का क्या काम है कि वो बच्चों के लिए जो ज्ञान है उसको सुगम बनाता है और कहीं ना कहीं उनका पथ प्रदर्शन करता है, मतलब उनको रास्ता दिखाता है। जैसे बच्चों को ये डायरेक्शन देते हैं अध्यापक कि बेटा आप इस तरह से करेंगे तो आपकी, जैसे मैंने कहा कि मैथ का एक क्वेश्चन है, अध्यापक ने कर दिया तो वो बच्चे को अच्छे से नहीं समझ में आएगा, बच्चा खुद से करेगा। अध्यापक जो है एक गाइड करने का काम करेगा, मतलब अगर उसे लगेगा कि बच्चा इस स्टेप पर गलती कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसका पथ प्रदर्शन करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा कि बच्चे या बेटे या बेटी जो भी स्टूडेंट को बोलेगा कि आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे या फिर इस चीज़ को इस तरह से जोड़ेंगे या फिर जो भी करना होगा वो सारा प्रोसेस उस मैथ के क्वेश्चन में, तभी आपका आंसर आएगा। तो एक रास्ता दिखाते हैं, जहाँ पे बच्चा गलती करेगा वहाँ पे उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी वो ज्ञान को क्या बनाते हैं, सुगम बनाते हैं कि बच्चा अच्छे से चीज़ों को, ज्ञान को ग्रहण कर ले। और उनको अगर वो कहीं पर गलती कर रहा है तो उनको रास्ता दिखाते हैं, कहीं पर वो फंस रहे हैं तब वहाँ भी उनको रास्ता दिखाते हैं, जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। तो ये काम अध्यापक का है। चौथा है, इस अधिगम के द्वारा छात्रों को मिलकर काम करने, सहयोग के साथ काम करने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि जब अनुभव की बात आती है तो देखिए जो है आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में हम ग्रुप वर्किंग भी कराते हैं। यानी आप एक टीम बना देते हैं कि ये टीम ए है, ये टीम बी है, ये टीम सी है। जैसे मैं लैब की बात करूँ, प्रैक्टिकल अगर हम कराते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि 3 ग्रुप में आप लोग बढ़ जाओ या 2-2 के पेयर में आप लोग बढ़ जाओ। तो वही है कि ये छात्रों को मिलकर काम करने, यानी देखोगे तो आप 2 छात्र मिलकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर एक ग्रुप बन गया 5 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का, जैसा भी हो, जिस हिसाब से आप बच्चों को ग्रुप में रखें तो बच्चे उस हिसाब से ग्रुप में रह के फिर अपना काम करते हैं, फिर करके सीखने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब छात्र मिलके काम करते हैं ना तो उनमें सहयोग के लिए जो है, सहयोग के साथ काम करने के लिए हम उसे प्रोत्साहित करते हैं। वो देखोगे तो आप, अगर एक बच्चा कहीं पर फंस रहा है तो दूसरा उसकी मदद कर देता है, अगर किसी एक को नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा उसे एक्सप्लेन करता है, अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो दूसरा उसको ला के दे सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो सहयोग की भावना विकसित होती है बच्चों में। 5वां है, इस अधिगम के माध्यम से छात्र मूल्यांकन करने में, निर्णय करने में और ज्ञान का अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यानी अगर बच्चा खुद से कर रहा है तो उसे ये चीज़ पता होता है कि कहाँ पर वो गलती कर रहा है। जैसे उसने कोई चीज़ बनाई या उसने कोई काम किया जिससे अध्यापक द्वारा मान लो एक टारगेट कर दिया गया, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। प्रोजेक्ट जैसे विद्यालय में दिया जाता है ना, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है किसी भी चीज़ पे, तो बच्चे वो मिलके काम करते हैं, ग्रुप वाइज काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है, अगर उसने बना लिया तो उसे ये चीज़ पता चल जाता है कि उसने कहाँ गलती की, कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे उसने सारी चीज़ों को सही किया। तो मूल्यांकन वो कर सकता है कि उसने कहाँ पर अच्छा किया, कहाँ पर उसने कमी की, कहाँ पर उससे गलतियाँ हुई हैं। तो वो मूल्यांकन भी कर सकता है। वो निर्णय करने में कि नहीं ये काम हम करेंगे तो बेहतर रहेगा या इस तरीके से हम इस चीज़ को बनाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो निर्णय करने में और ज्ञान का अधिकार प्राप्त करने में अगर वो करके सीखेगा तो सिंपल सी बात है कि उसे ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएगा, सारे ज्ञान को अच्छे से ले पाएगा, तो ज्ञान पर अधिकार प्राप्त करने में भी वो सक्षम हो पाता है। तो ये आपने देखा इसकी विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना को परिभाषित करो। तो पहले हम परियोजना के बारे में जानेंगे, फिर उसके महत्व को देखेंगे, ठीक है। तो परियोजना में लिखेंगे कि परियोजना शब्द योजना में परि उपसर्ग लगने से बना है, ठीक है। यानी परि जो है, योजना के साथ अगर हम परि उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो शब्द के आगे लगता है उसे हम जो है उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर परि क्योंकि योजना के आगे लगा है तो इसलिए परि क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो वही चीज़ है कि परियोजना शब्द योजना में परि उपसर्ग लगने से बना है। परि का अर्थ है पूर्णता, मतलब परि का जो मतलब है वो होता है पूर्णता, यानी पूर्ण। तो अर्थात परियोजना शब्द से तात्पर्य हुआ ऐसी योजना जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी ऐसी कोई भी योजना जो अपने आप में पूरी हो, अपने आप में पूर्ण हो, तो वो हमारी होती है परियोजना। इस प्रकार परियोजना का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। यानी अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और परियोजना शब्द के लिए अंग्रेजी में प्रोजेक्ट का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्ट का अभिप्राय है प्रकाशित करना। अतः तो जैसे मैंने इसके अलग अलग मतलब देखे, इसके शब्द के हिसाब से मतलब देखा, मैंने इसका शाब्दिक अर्थ देखा, इंग्लिश में इसका अर्थ देखा, तो तीनों अर्थ को हमने यहाँ पे समझ लिया। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ओवरऑल क्या होगा कि परियोजना जो का अभिप्राय जो है वो होगा कि अतः परियोजना किसी समस्या
के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना होती है। जैसे कहा ना, किसी विचार को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना या फिर किसी योजना, ऐसी योजना जो पूरे अपने आप में पूर्ण हो, यानी हम एक ऐसी योजना बनाएं जो कि पूरी चीज़ों को कवर करे। और जैसे कहा कि प्रकाशित करना, तो वही चीज़ है कि किसी परियोजना क्या है, अगर हमारे पास कोई समस्या है तो उसके मतलब उसके निदान या फिर किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करना हुआ, तो उसके लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना होती है। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे विद्यालय को समझते हैं कि विद्यालय में बच्चे अनुशासित नहीं रहे हैं, कक्षा में अनुशासित बच्चे नहीं रह रहे हैं, बहुत शोरगुल हो रहा है। तो उसके लिए विद्यालय प्रशासन लोग क्या करते हैं, वो एक योजना बनाते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। तो वो जो है कि वो सारे पॉइंट वही कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, कहाँ पे क्या कमियां हैं, तो जो उस विषय से संबंधित जो तथ्य हैं उसको प्रकाशित करने के लिए कि यहाँ पर इस तरह की कमियां हैं, हम इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो अनुशासन को किस तरह से बनाए रखें, इसके लिए हम जो है एक तैयार करेंगे, एक जो है कहो तो जो तथ्य है उसको तैयार करेंगे, एक योजना बनाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं कि परियोजना। यानी पहले से उस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि बच्चे जो है अनुशासन में रहने लगे। जैसे अगर बच्चे अनुशासित हैं तो विद्यालय प्रशासन एक सब लोग डिस्कस करके एक वो करेंगे ना, एक मतलब इस तरह समझो कि जैसे एक पैटर्न तैयार करेंगे, हम ये सारी चीज़ों को करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे अनुशासन में रहना सीख जाएं। तो समस्या का निदान का एक हम योजना बनाते हैं, तो वही होता है परियोजना। या फिर अगर हम कोई भी विषय है उसके तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए, यानी विषय के तथ्य मतलब कोई समस्या है या कोई भी बात है, कोई भी टॉपिक है, तो उस टॉपिक को अगर हमको सही करना है या उस टॉपिक रिगार्डिंग हमको कुछ चीज़ें हमको जैसे पहले से कुछ पैटर्न बनाना है। जैसे अगर एग्ज़ाम कराना है तो एग्ज़ाम के लिए हमको पहले से सारी चीज़ें क्या क्या मतलब स्टेप वाइज क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा कि हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से करा पाएँ। तो अध्यापक क्या करता है, तो विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना है। यानी वो एक पूरा तरीका है, पूरा विचार जो है उसको मतलब पूरा सलीके से बना के पूरी एक योजना बनाता है कि हम इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम अपनी इस प्रॉब्लम को या फिर अपने इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए एक परियोजना बनती है। और एग्जाम्पल के तौर पे घर पे भी अगर आप हो, तो अगर आपको ये माइंड में है कि हमको बाहर आज क्रिकेट खेलने जाना है या फिर हमको बाहर आज बैडमिंटन खेलने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो आप पहले से एक योजना बनाते हो कि हमको सारे किट वगैरह रख लेनी है, सब कुछ देख लेना है कि कोई चीज़ छूटे ना, फिर आप जाते हो फील्ड में खेलने। तो वही चीज़ है कि मतलब एक हम पहले से एक पूर्ण विचार योजना जो है तैयार करके रखते हैं, या फिर समस्या के निदान के लिए भी हम एक योजना तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी को हम क्या कहते हैं, परियोजना कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें तो सामान्य अर्थ में कहें तो परियोजना एक योजना है जिसे कुछ पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। अगर हमें कोई चीज़ पूरी करनी है, जैसे मैंने कहा कि कोई समस्या है उसके निदान के लिए हम एक योजना बनाते हैं, उसको परियोजना कहते हैं। या फिर कोई विषय के तथ्य को प्रकाशित करना है उसके लिए पहले से कोई योजना तैयार कर लेते हैं, तो उसे भी हम परियोजना कहते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको समझें तो क्या है कि अगर हमको कोई काम पूरा करना है तो उसके लिए हम जो है एक योजना तैयार करते हैं पहले से ही, उसी को हम परियोजना कहते हैं। हमको खाना बनाना तो उसके लिए हम पहले से पूरी एक योजना बनाते हैं कि हम किस तरह से करेंगे तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। हमको बाहर कोई काम करने जाना है, हमको आर्ट बनाना है, पेंटिंग करनी है, तो हम पेंटिंग करने के लिए जो भी प्रोसेस होगा एक योजना हम बनाएंगे कि हम पहले से सब कुछ कलेक्ट कर लें, हम इस पेपर का यूज करें, हम इतने तरह के ब्रश रख लें, होता है ना। तो कुछ भी मतलब कोई भी काम अगर आपको करना है, आपको जैसे कहीं घूमने जाना है, नॉर्मली घूमने जाते हैं लोग तो पहले से योजना, एक प्लानिंग, मतलब योजना का मतलब क्या है, एक प्लानिंग और प्री प्लानिंग। तो प्री प्लानिंग क्या है, तो पहले से जो आप योजना बना लेते हो कि हमको अगले महीने घूमने जाना, तो भैया पहले से प्लान कर लो कि क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन जगहों पे घूमने जाएंगे, किस तरह के कपड़े लेके जाना है, किस तरह के शूज़, किस तरह के मतलब जो भी सामान है हम पहले से प्लान करके चलते हैं। तो वही है कि पहले से कोई मतलब किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक पहले से योजना जो विकसित की जाती है उसे हम परियोजना कहते हैं।
तो परियोजना का महत्व देखें तो परियोजना के महत्व निम्नलिखित है। पहला, हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विचारों के ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यानी अगर हमको नए ज्ञान लेना है तो हम उसके अपने जो पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर हम नई चीज़ों के ज्ञान को लेने की तरफ अग्रसर होते हैं। जैसे अगर हमको कोई चीज़ नई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हम अपने पूर्व ज्ञान को बेस बना के ही उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कहें कि हमको एक मैथ का सवाल दे दिया जाए तो पहले हम उसके पहले की चीज़ों को तो जानेंगे ना। हम मैथ के बेसिक चीज़ों को जानेंगे, हम एडिशन मतलब ये सारी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ जानेंगे, यानी जोड़ घटाव जो भी गुणा वगैरह सब है उसको जानेंगे। हम कुछ फार्मूलों को पहले से जानेंगे, हम तब उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे ना। तो वही है कि हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विषयों के ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा है, हम योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं। यानी हम स्टेप वाइज चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं परियोजना में। अब परियोजना में अचानक आप रिजल्ट की तरफ तो नहीं बढ़ जाओगे, आप स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलोगे। अगर आपको घूमने भी जाना है तो आप पहले, ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे जाके डिसाइड करोगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद प्री प्लानिंग करोगे, नहीं ना। आप घर पे ही रह के, अगर जैसे मैं ये कहा कि मैं आपको मनाली जाना है, मनाली में कुछ जगहों पर घूमना है, तो आप मनाली पहुँच के डिसाइड करोगे क्या कि हमको कहाँ कहाँ पहुँचना है? नहीं ना, आप पहले से प्लानिंग करोगे कि हमको क्या किस तरह के कपड़े लेके जाने हैं, क्या कहाँ कहाँ जाना है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ है, अध्ययन के क्षेत्र की बात हो रही है तो हम योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम अगर हमको कोई चीज़ सीखनी है अध्ययन में तो हम पहले से एक एक स्टेप वाइज योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, पाठ्य सामग्री से संबंधित बोध में विस्तार होता है, यानी हमारी समझ में। क्योंकि जब हम योजना बनाते, योजना के थ्रू, परियोजना के थ्रू काम करते हैं, परियोजना के थ्रू अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं, तो उसमें जो भी पाठ्य सामग्री से संबंधित चीज़ें हैं उसमें मतलब पाठ्य सामग्री से संबंधित बोध में हमारे विस्तार होता है। यानी बोध मतलब समझ में हमारे विस्तार होता है, हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, पाठ्य सामग्री से संबंधित चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। चौथा है, हमें किसी समस्या के मूल कार्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जैसे हम परियोजना बनाते हैं क्योंकि हम पहले चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना अभी समझने वाली बात कि हम पाठ सामग्री से संबंधित जो चीज़ें समझनी होती है उसमें विस्तार होता है, यानी हम बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते हैं ये परियोजना के थ्रू। तो आप किसी चीज़ के बारे में अगर प्लानिंग कर रहे हैं पहले से, तो आप उस चीज़ के हर एक पहलू को समझेंगे ना। तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझना ही तो बोध है। अब अगर हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा ना कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसके क्या कारण है जिसको कि हम दूर कर सकते हैं किसी तरीके से। तो वही है कि इसमें किसी समस्या के मूल कारण तक पहुँचने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है, यानी हम चीज़ों को अच्छे से समझ के उस समस्या के हम कारणों तक भी पहुँच पाते हैं परियोजना के थ्रू। पांचवा है, नए नए विषयों के प्रति चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो अगर हम परियोजना करते हैं, यानी प्री प्लानिंग करते हैं एक तरह से, परियोजना में क्या होता है कि हमको जो भी नए नए विषय हैं सब में हमको मतलब हर विषय के प्रति जो चिंतन है, यानी हम उस चीज़ के बारे में चिंतन मनन करते हैं ना, उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे हमको जैसे हम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लास में अगर बच्चे को चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए भी वो भी प्लान करता होगा। वो क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसको नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए भी जो है प्लान कर सकता है कि हम अब जाएंगे, पहले हम क्लास में जहाँ पे नहीं आएगा हम क्लास टीचर से पूछेंगे, हम उसके बाद घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा उसको आके क्लास में दोस्तों के साथ, टीचर के साथ मिलकर डिस्कशन करके उसको क्लियर करेंगे। तो बच्चे की भी एक सोच हो सकती है। तो बच्चे पे चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। उसी तरह से मतलब सब व्यक्ति में अगर वो परियोजना बना रहा है तो उसके वजह से उसे नए नए विषयों के प्रति चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी चीज़ों को जब वो खुद से करने की कोशिश करता है, प्री प्लानिंग करता है किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, किसी भी योजना को पूरा करने के लिए, तो वो चिंतन करता है उसके प्रति, तो उसमें चिंतन करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। छठा है, हमारा मानसिक विकास तेज़ी से होता है। तो वही चिंतन आप करेंगे, जब आप चिंतन करते हो, सोचते हो किसी चीज़ को लेके, तो आपका मानसिक विकास भी तेज़ी से बढ़ता है। तो सातवां पॉइंट है, अन्य पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित होती है। तो अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप उसको दूर करने के लिए, हो सकता है अगर पुस्तकों का प्रयोग हो या फिर पत्र पत्रिकाओं का अगर उसमें लगे कि नहीं नीड है, हमको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उसके वजह से पढ़ना शुरू करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको पुस्तक या फिर पत्र पत्रिकाएँ जो पढ़ना है उसको पढ़ने में भी आपकी रुचि होती है। क्योंकि आपको अगर कोई समस्या दे दी गई जिसको दूर करना है आपको, तो आप क्या करते हो, उसके लिए एक योजना बनाते हो, और उस योजना में बहुत सारे स्टेप होंगे, क्योंकि योजना का क्रमबद्ध तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं।
तो कहीं पर आपको किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए तो आप उसके लिए पुस्तक पढ़ते हो, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हो, तो उसकी वजह से आपको एक रुचि भी विकसित हो जाती है पढ़ने की। 8वां है, इसमें खोजी प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि आपको जो है किसी चीज़ को दूर करने के लिए योजना बनाते हो तो आप एक खोजी प्रवृत्ति हो जाते हो कि क्या ऐसा करें, किस तरह से योजना बनाएं कि हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए, हम जिस चीज़ के लिए योजना बना रहे हैं वो पूरा हो जाए। तो हम उसके लिए एक योजना बनाते हैं ना, तो क्या कैसी योजना बनाएं, तो एक खोजी प्रवृत्ति मतलब आपको एक इंटरेस्ट आ जाता है कि शायद इस तरह से काम करेंगे तो हमारी योजना जो है पूरी हो सकती है। तो एक खोजी प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलती है, वही यानी खोजी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है। 9वां है, हम सामान्य खेल खेल में बहुत सी नई बातें सीखते हैं। जैसे योजना के थ्रू अगर हमको कोई पूरा करना है, कोई भी हमको काम दे दिएगा, तो खेल खेल में ही हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम ये कहें कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हमको एक योजना दे दी गई कि आपको ये काम पूरा, मतलब एक हमको काम दे दिया गया और हमने उस काम को पूरा करने के लिए एक योजना बना दी। अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, मान लो कि ग्रुप में काम करने हैं कि आपको जैसे लैब में आपको दे दिया गया कि आपको ये काम मतलब ये चीज़ बनाना है, लैब में ही आपको एक कोई भी हम दे दिए लैब में कि आपको ये चीज़ बनाना है। तो बच्चे जो है मिलके अपना काम कर रहे हैं, परियोजना के थ्रू काम कर रहे हैं, एक योजना बनाए उन्होंने और योजना में उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि सामान्य खेल खेल में यानी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उससे में नॉर्मली खेल खेल रहे हैं या खेल खेल के माध्यम से उस चीज़ को, योजना को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी वो कुछ नई नई बातें जो है सीख जाते हैं। तो वही है कि सामान्य खेल खेल में भी बहुत सी नई बातें सीखते हैं परियोजना के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो यानी परियोजना बनाने में देखिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक प्री प्लानिंग करते हैं और प्री जो नॉर्मली हम परियोजना बनाते हैं तो उसमें हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं या फिर जो भी बातें विचार विमर्श करते हैं, छोटा मोटा खेल खेल के भी सोचते हैं कि इस तरह से करेंगे तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो नॉर्मली खेल खेल में भी वो बहुत सारी नई नई बातें सीख सकते हैं। परियोजना के प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है तो बहुत डिटेल नहीं जाना है, इतना इनफ है। तो आप परियोजना के केवल प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो भाई इसके बारे में भी लिख लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि शब्द सीमा इसमें रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो परियोजना के प्रकार में विनिर्माण परियोजना, निर्माण परियोजना, प्रबंधन परियोजना और अनुसंधान परियोजना है। तो ये 4 तरह की परियोजनाएँ होती हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा आता है अधिगमकर्ता विभिन्नता से क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे अधिगमकर्ता भिन्नता या विभिन्नता, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अधिगम का अर्थ है सीखना और अधिगमकर्ता का अर्थ है सीखने वाला, अर्थात अधिगम ग्रहण करने वाला। तो देखिए अधिगमकर्ता का मतलब ये है ना, जो अधिगम मतलब जो अधिगम करने वाला है, जो अधिगम यानी जो सीखने वाला है, जो अधिगम ग्रहण करने वाला है, वही तो है अधिगमकर्ता। हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो हम अधिगमकर्ता हैं। तो प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्ण या एक जैसे नहीं हो सकते, जहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी नहीं। वही है कि प्रकृति कभी भी 2 लोगों को एक तरह शकल से एक सेम कर देगी। तो किसी न किसी चीज़ में आपके सीखने की क्षमता अलग कर सकती है, आपकी सोच अलग कर सकती है, आपकी मतलब कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंस देखो मिलेगा। तो कोई भी संसार में 2 व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते, अर्थात अधिगम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर एक दूसरे से भिन्न होता है। जब 2 व्यक्ति एक समान हो ही नहीं सकते तो सबकी सीखने की प्रवृत्ति कैसे एक समान हो सकती है, वो भी तो अलग होगी। हर आदमी अलग है, जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स अलग है तो सीखने की क्षमता उसी तरह अलग है। अतः स्पष्ट है कि जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। तो यही है। तो अधिगमकर्ता भिन्नता का मतलब क्या कि जब 2 व्यक्ति जो मतलब सीखने वाला होता है उसे हम अधिगमकर्ता कहते हैं, और कोई भी अधिगम करने वाला कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होता है। मतलब कोई भी हर दूसरा मतलब हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं इक्वल हो। हर व्यक्ति जो है अगर सीख रहा है तो उसके सीखने की जो क्षमता है वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से अलग ही होगी, भिन्न ही होगी। यानी हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जब 2 जो बालक हैं या फिर जो 2 व्यक्ति हैं, अगर उनमें कुछ, जैसे हम जुड़वा बच्चों को लेकर चल रहे हैं कि उनमें कुछ विभिन्न जो समानताएं हैं, विभिन्न समानताएं हैं, वो अगर है भी तो उसके बावजूद भी वो आपस में भी भिन्न व्यवहार करेंगे। मतलब वो भी एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होंगे, उनका बात करने का तरीका अलग सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है। तो वही है, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता, यानी हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, भले उसमें कुछ न कुछ समानताएं मौजूद भी हों तब भी
कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे से भिन्न होगा, यही है व्यक्तिक भिन्नता। तो अब हम इसके अगर मतलब को अभिप्राय को समझें तो लिखेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक आदि अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। यानी अगर व्यक्ति चाहे जैविक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक या संवेगात्मक किसी अगर चीज़ में समान है तो किसी एक दूसरे चीज़ में वो अंतर उसमें पाया जाएगा। जैसे अगर जुड़वा बच्चे हैं वो दिखने में समान है, हो सकता है कि हाइट समान हो, सब कुछ समान हो, लेकिन फिर भी हो सकता है वो उनका सोचने का नज़रिया अलग हो, उनकी फीलिंग्स थोड़ी उसमें मतलब फीलिंग्स में अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई कम इमोशनल है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पॉइंट पे देखिए अंतर मिलेगा। और इसी अंतर के कारण दोनों जुड़वा भी एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। उसी तरह इंसान जो भी हो, यानी हर दूसरा इंसान एक दूसरे से अलग होगा, कोई ना कोई अंतर उन दोनों में देखा जाएगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतएव अब हम जानेंगे अधिगमकर्ता भिन्नता से क्या तात्पर्य है। तो क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, तो वही है कि यानी अगर वहाँ पे केवल व्यक्तिक है तो हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होगा, तो उससे हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। तो जब जो अधिगम करता है यानी जो सीखने वाला व्यक्ति है वो दूसरे सीखने वाले व्यक्ति से अलग होगा तो वो अधिगमकर्ता भिन्नता हो जाएगा। तो वही है कि अधिगमकर्ता भिन्नता से तात्पर्य है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता किसी दूसरे अधिगमकर्ता से भिन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो अधिगमकर्ता क्या है? एक व्यक्ति ही तो है, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति है, उसी को तो कहते हैं अधिगमकर्ता। तो सिंपल सी बात है कि एक सीखने वाला व्यक्ति दूसरे सीखने वाले व्यक्ति से अलग होगा, तो इसीलिए इसको हम अधिगमकर्ता भिन्नता कहते हैं। प्रत्येक अधिगमकर्ता दूसरे अधिगमकर्ता से अपनी मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक क्षमताओं के आधार पर अलग होता है। यानी एक सीखने वाला व्यक्ति दूसरे सीखने वाले व्यक्ति से हो सकता है मानसिक रूप से अलग हो, बौद्धिक रूप से अलग हो या संवेगात्मक क्षमताओं के आधार पर अलग हो, लेकिन अलग होता है। अतः अधिगमकर्ता भिन्नता के अंतर्गत अधिगम करने वाले वे बच्चे आते हैं जो दूसरे बच्चों से अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार आदि के आधार पर भिन्न होते हैं। यानी अगर देखें तो एक सीखने वाला बच्चा है, अधिगम करने वाला बच्चा है, वो अगर दूसरे बच्चे की योग्यता से हो सकता है अलग हो, दूसरे बच्चे की क्षमता से उसकी क्षमता अलग हो, व्यवहार आदि से अलग हो, तो आपको इस तरह से भिन्नता जो है देखने को मिलेगी। तो आई होप कि अधिगमकर्ता भिन्नता क्या है आप समझ गए होंगे। बहुत आसान है कि जिस तरह दुनिया में दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, किसी न किसी मतलब एक पॉइंट पर वो एक दूसरे से अलग होंगे, भले उनमें कितनी भी समानताएं हों, उसी तरह अधिगमकर्ता भिन्नता क्या है कि एक अधिगम करने वाला व्यक्ति दूसरे अधिगम करने वाले व्यक्ति से अलग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो व्यक्ति ही। जिस तरह व्यक्ति एक दूसरे से अलग होंगे उसी तरह अधिगमकर्ता भी अलग होंगे। तो अधिगमकर्ता भिन्नता के प्रभावी कारक देख लेते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। व्यक्तिक भिन्नता या अधिगम भिन्नता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? पहला है वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम देखिए वही है कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट लंबी है, तो मतलब वही है कि वंश हमारे जो हेरिडिटी चल रही है, वंशानुक्रम चलता आ रहा है, उसी के हिसाब से भी अलग हो सकते हैं दो अधिगमकर्ता। देखते हैं कि आप कुछ बच्चों का माइंड, अगर पेरेंट्स का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है तो बच्चे में भी वो देखने को मिलता है, हमको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उसके पेरेंट्स में है। कुछ के पेरेंट्स के माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते, कम होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। तो आप वंशानुक्रम का देखिए फ़र्क तो पड़ता है अधिगमकर्ता भिन्नता पे, कि अगर जो है मंद बुद्धि का पेरेंट्स है तो बच्चे भी हो सकता है कि मंद बुद्धि के हो। उसी तरह अगर प्रतिभाशाली बुद्धि के अगर व्यक्ति हैं तो उसके बच्चे जो है वो प्रतिभाशाली जो है बौद्धिक क्षमता के होते हैं। तो वंशानुक्रम का देखिए प्रभाव पड़ता है। दूसरा वातावरण का, आप जिस वातावरण में रहेंगे आप उसी तरह से सीख पाएंगे। अगर आप एक बहुत पिछड़े तरह के वातावरण में हैं और आप एक बहुत डेवलप्ड जहाँ पे एरिया है वहाँ पे अगर आप हैं, तो जहाँ पे आप बहुत डेवलप्ड एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे आप सीखने की क्षमता आपकी देखिए तेज़ होती है। अगर आप एक बहुत पिछड़े जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको सीखने की क्षमता जो है वो भी आपकी कम हो जा रही है। तो वहाँ पर भी जो अधिगम करने वाला है जो व्यक्ति है वो उसकी सीखने की क्षमता कम होती है। तो ये भी देखिए प्रभावित करता है अधिगमकर्ता भिन्नता पे। जाति, प्रजाति व देश, कौन सी जाति के हैं आप, कौन सी प्रजाति के हैं, किस देश के हैं, देखिए ये भी आपको प्रभावित तो करता है। अगर जैसे क्योंकि वहाँ पे देखिए ना जाति वाले में ये फ़र्क पड़ जाता है कि आपको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को सीख पाएँ। आप ऊँची जाति में हैं तो आपको बहुत जगह फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, स्कूलों वगैरह में आपकी जान पहचान अच्छे से लोग, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ देखिए जाति प्रथा वाली काम तो अभी भी देखिए चलता है। बहुत
कितना भी लोगों को शिक्षित कर लिया जाए, ये माइंड में से निकलता ही नहीं है कि ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है। तो ये सोच ही ऐसी है ना कि ये अभी तक निकली ही नहीं है बहुत जगहों पे। तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे तो सीखने व्यक्ति की सीखने की जो क्षमता है इस पर डिपेंड करती है। जब आप मौका ही नहीं दोगे तो वो सीखेगा कहाँ से। तो वही है कि जाति अधिगमकर्ता भिन्नता में निम्न कारक में से जाति, प्रजाति और देश का भी फर्क पड़ता है, किस देश के निवासी हैं। जैसे अब अमेरिका में कहूँ तो वहाँ, जापान में कहूँ, देखिए अब जापान में आप देखेंगे ना तो अब इंडिया और जापान में कंपेयर कर लीजिए। अब जापान में देखेंगे ना तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो तक एक रोबोट बना देंगे, एक रिमोट से चलने वाली गाड़ी बना देंगे। तो अगर मैं वही इंडिया के बच्चे कहूँ तो इंडिया के बच्चे खेलने कूदने में परेशान है, आजकल तो वीडियो बनाने में भी परेशान है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस दिखाता है ना आपको कि अधिगमकर्ता भिन्नता इस तरह भी तो देखने को मिल रही है कि एक देश का बच्चा उसी एज ग्रुप का है लेकिन वो इस तरह की चीज़ों में लीन है। वही एक देश का बच्चा ऐसा है इसी एज ग्रुप का है, वो रोबोट बना रहा है, रिमोट वाली कार बना रहा है, रिमोट वाली बाइक बना रहा है, कुछ ना कुछ मतलब एडवांस चीज़ें वो क्रिएट कर रहा है खुद से। तो अधिगमकर्ता भिन्नता में देखिए इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है, आयु का भी फ़र्क पड़ता है। वही भाई, अब एक आयु के साथ साथ आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ता है। तो वही चीज़ है कि आयु के साथ भी देखिए आयु भी इस चीज़ पे प्रभाव डालती है। आर्थिक दशा, अगर आपके पास आर्थिक सुविधाएं अच्छी हैं तो आपको सीखने की ज़्यादा सुविधा वो मिल जाती है, अवसर मिल जाते हैं। नहीं है, ज़्यादा आर्थिक सुविधा नहीं है तो आप देखेंगे तो वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं कलेक्ट कर पाता या मतलब नई चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो नई नई चीज़ें कर पाए, चीज़ों को सीख पाए। तो अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको इस तरह समझिए कि दो बच्चे हैं, एक के पास अगर उसे कुछ भी टॉपिक दे दिया गया कि आपको इस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो जिसके पास पैसे हैं वो उस चीज़ के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर पाएगा, ख़रीद के फिर अपना प्रोजेक्ट करेगा, तो वो ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स ही ले लो कि अगर उसे एक टॉपिक दे दिया गया और कि इस टॉपिक पे आप दोनों लोगों को एक रिपोर्ट बना के लेके आना है। अब एक बच्चे के पास पैसे ज़्यादा नहीं है, वो पैसे नहीं है, तो वो अपने हिसाब से कहाँ से कर पाएगा, वो जो मन में आएगा केवल वही चीज़ लिख पाएगा। जिसके पास पैसे थे वो नहीं, हो सकता है कि इंटरनेट का उपयोग कर ले, उसके बाद बुक्स जाके नई नई बुक्स खरीद के लेके आए, फिर वहाँ से चीज़ों को पढ़ के फिर अपना प्रोजेक्ट तैयार करे। तो फ़र्क देखिए आपको मिला ना, एक जो है पैसे के मजबूत होने की वजह से ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करके तब अपना रिपोर्ट तैयार कर पाया, ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाया, ज़्यादा चीज़ों को सीख पाया। एक के पास उतनी सुविधा नहीं थी तो वो नहीं सीख पाया। ठीक है। लिंग भेद आजकल लड़की लड़कियों में भेद हो ही रहा है। बालिकाओं को शिक्षा का उतना अवसर नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है। आज भी मिलता है, हम अभी भी, अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं अब तो ऐसा नहीं होता है, नहीं अभी भी ऐसा होता है। भले लड़कियों को पढ़ाया जाता है ना, जब उन्हें कुछ वो अलग करना चाहती हैं या फिर वो बाहर निकल के कुछ और पढ़ना चाहती हैं तो उनके साथ ये होता है कि नहीं तुम क्या करोगी बाहर जाके, तुम लड़की हो, ये हो वो हो। तो ये फ़र्क उन्हें देखने को मिलता है। हमारे टाइम में ही हुआ है, तो मैं किसी और का एग्जाम्पल क्या ही लूँ। तो ये चीज़ें देखने को देखिए वाकई में मिली हैं। पढ़ने का आपको ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए रोका जाएगा, आप पढ़ो, लेकिन जो आप करना चाहते हो देखो वो आपको करने का मौका दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है। उस हिसाब से कई जगहों पे तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। तो लिंग भेद तो देखो आज भी कॉमन है। तो अगर लिंग भेद अगर आप लोग करेंगे तो सीखने की क्षमता पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारे कारक थे कि इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार देख लेते हैं। तो व्यक्तिक या बालकों में निम्न व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो शारीरिक भिन्नताएं, बौद्धिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, नैतिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, प्रजाति विभिन्नताएं और धार्मिक विभिन्नताएं। तो इतने सारे जो है आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अब व्यक्तिक भिन्नता कहीं ना कहीं अधिगमकर्ता भिन्नता से ही हमारा तात्पर्य है। तो हमको क्या बच्चों में ऐसा अलग है भिन्नताएं हैं जिसकी वजह से उनकी अधिगमकर्ता भिन्नता को हम देखते हैं। तो इतनी तरह की भिन्नताएं हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न हमारा क्या है, विषयात्मकता से क्या तात्पर्य है। तो पहले हम इसके मतलब को समझते हैं। पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है। तो अंतर्विषयात्मकता को अंतर्विषयकता भी कहते हैं। अंतर्विषयात्मकता दो या उससे अधिक विद्यार्जन विषयों के मिश्रित अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं। अंतर्विषयक या अंतर्विषयक या बहुविषयक का मतलब यह होता है कि जब दो या दो से अधिक विषय एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं या एक दूसरे के अंदर जाकर कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को अंतर्विषयक कहते हैं। अर्थात इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब दो संकाय मिलकर कोई कार्य कर रहे हो तो वह अंतर्विषयक कहलाता है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले तो अंतर्विषयकता का मतलब क्या है, जैसे दो या दो से अधिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल दो या दो से अधिक अगर कोई भी
भी ऐसा विषय है जिससे कि हम विद्या अर्जित कर रहे हैं, विद्या अर्जित कर सकते हैं, तो उनको आप मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद जो अध्ययन क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं अंतर विषयक। जैसे अगर हमको ये कहा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हमें ब्रह्मांड के बारे में एनालिसिस करना है, केवल मैं उदाहरण बता रही हूँ। ब्रह्मांड के बारे में अगर जैसे पृथ्वी के बारे में हमको एनालिसिस करना है, तो आप पृथ्वी के बारे में एनालिसिस करने के लिए आप कौन कौन से विषय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे, मतलब उसको अध्ययन करने के लिए आप कौन कौन से विषय क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे। आप भूगोल को सम्मिलित करेंगे ना, आप जो है विज्ञान को, जीव विज्ञान को सम्मिलित करेंगे, आप गणित को सम्मिलित करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ों को आप सम्मिलित नहीं, बहुत सारे विषय जो हैं उस सबको आप सम्मिलित करेंगे। केवल आप पृथ्वी को अगर आप पूरी तरह जो है जानना चाहते हैं पृथ्वी को, तो यानी एक ऐसे किसी मतलब हम कहें कि किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए या किसी एक ऐसे नए सब्जेक्ट को जानने के लिए या नई चीज़ों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए अगर हम उसमें कई सारे विषय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, तो ये जो विषय दो या दो से अधिक विषय जब मिलकर हमको कोई एक रिजल्ट देते हैं, किसी चीज़ को जानने में मदद करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर विषयक। ठीक है, तो अगर हमको पूरे पृथ्वी के बारे में जैसे मैंने कहा जानना है, तो उसमें हम बहुत सारे विषय को सम्मिलित करते हैं। तो ये जो बहुत सारे विषय आपस में मिलकर काम करते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अंतर विषयक। यानी जब दो या दो से अधिक विषय एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं या एक दूसरे के अंदर जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम अंतर विषयक कहते हैं या फिर वह अंतर विषय कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक संकाय, जैसे विज्ञान संकाय, भूगोल संकाय, जीव विज्ञान संकाय, गणित संकाय, ये सब संकाय हैं, मतलब डिपार्टमेंट आप कह लो अलग अलग, तो ये सब आपस में जब मिलकर कार्य करते हैं तो वो अंतर विषय कहलाता है। मैंने यहाँ उदाहरण भी रखा है अंतर विषयकता का, तो उदाहरण में आप लिखेंगे कि अंतर विषयात्मकता को उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ठीक है, अगर हमको भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में जानना है, इसके बारे में अध्ययन करना है, तो हमको इसमें कौन कौन से विषय क्षेत्र आएंगे देखते हैं। तो भौतिकी, भूगोल, जीव विज्ञान और अन्य कई विद्या शाखाओं का एक अंतर विषयक क्षेत्र है। यानी अगर हमको भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में जानना है, तो इसमें आपको भौतिकी भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, भूगोल भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जीव विज्ञान भी जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और भी कई विद्या शाखाएं और भी कई विषयों को आप सम्मिलित करेंगे केवल भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो वही है कि ये क्या है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण इन सभी विषयों का अंतर विषयक क्षेत्र है। तो अर्थात इसमें ये बताया गया है कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण के अंतर्गत कई संकाय आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे भौतिकी, भूगोल, जीव विज्ञान या अन्य संकाय। तो ये सब मिलकर इसको हमको जो है इसमें हम इन सबको मिलाकर काम करते हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण में हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर तब काम करते हैं, तो ये सारे विषय आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, अंतर विषयकता। अब जैसे अगर मैं इसको छोटा सा एग्जांपल दूँ और मतलब एक नॉर्मली समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे अगर आपको जो है जीव विज्ञान पर जैसे प्रकाश संश्लेषण वाली एक प्रोसेस है, ये अंतर विषयकता नहीं है, मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर आपको प्रकाश संश्लेषण में आप क्या क्या यूज करते हो, आप जीव विज्ञान का तो यूज कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें आप केमिस्ट्री भी यूज कर रहे हो, रसायन विज्ञान का प्रयोग कर रहे हो ना, उसमें फार्मूले वगैरह प्रकाश संश्लेषण का क्या है उसमें आप ये यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे दो विषय मिल गए, जीव विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान, ये दोनों आपस में मिल के काम कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। तो यही है अंतर विषयकता या फिर अंतर विषयात्मकता। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या होता है ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो अब बारी आती है पांचवें प्रश्न की, मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लन क्या है, इसके लाभ बताइए। तो मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लन या फिर इसे इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो इस आव्यूह रचना का प्रतिपादन करने का श्रेय एलेक्स एफ ऑसबॉर्न को है, यानी जो इनका प्रतिपादन करने वाला कौन है, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। अब मस्तिष्क उद्वेलन को ही हिंदी में हम देखिए, उद्वेलन का मतलब होता है हलचल। हलचल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हलचल कब होता है, जैसे हलचल हो रहा है यानी उथल पुथल हो रही है, हिल डुल रहा है, तो हलचल उसी को कहते हैं। हाहाकार जैसे होता है ना, हलचल उसी को कहते हैं, हलचल हो गया, अरे हलचल मच रहा है, मतलब उथल पुथल मच रहा है, तो उसको हम कहेंगे। जब ये मस्तिष्क हलचल की बात होती है तो सिंपल सी बात है कि मस्तिष्क को उद्वेलित करना यानी उसमें उथल पुथल मचाना। हमारे मस्तिष्क में हम कहते हैं ना कि अभी मस्तिष्क में बहुत उथल पुथल चल रहा है, यानी मस्तिष्क में बहुत हलचल हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लन।
ठीक है। अब इसमें विचार मंथन या बुद्धिशीलता, इससे विचार मंथन या बुद्धिशीलता कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रहा है, तो हम उस टाइम उथल पुथल का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, हम किसी चीज़ के बारे में मंथन करते हैं, विचार विमर्श मतलब विचार करते हैं, सोच चिंतन मनन करते हैं, तो उसी को हम लोग नॉर्मली अपने बेसिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि अभी दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें यार, दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है हमारे दिमाग में बहुत हलचल हो रहा है, उद्वेलन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि इससे हम विचार मंथन या बुद्धिशीलता भी कहते हैं, क्योंकि इसी को जो है अगर हम बात कहें तो इसी विचार मंथन को ही हम क्या कहते हैं कि हमारे दिमाग में उथल पुथल हो रहा है, और यही उथल पुथल क्या है, मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसी को हम लोग यानी मस्तिष्क उद्वेलन को ही हम क्या कहेंगे, विचार मंथन या बुद्धिशीलता। अब मस्तिष्क विप्लव समस्या समाधान के सबसे क्रिएटिव तरीकों में से एक है। यानी अगर हमको कोई समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते विचारते हैं ना, हम अपने दिमाग में उथल पुथल मचाते हैं। तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, सबसे क्रिएटिव तरीकों में से एक है। यानी हम अगर जब हमारे दिमाग में बहुत उथल पुथल होता है, हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या ऐसा करें, कैसे नहीं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई समस्या है तो उसके समाधान में मस्तिष्क विप्लव जो है क्रिएटिव तरीकों में से एक होता है। यानी हम इसके माध्यम से जो है नई नई चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से जो है करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप सोचते हो कि नहीं इस तरीके से करेंगे, नहीं उस तरीके से करेंगे, तो क्रिएटिव तरीकों में से देखो एक तरीका हमारा मस्तिष्क विप्लव कहा जा सकता है। अब मस्तिष्क विप्लव अर्थात ऐसी परिस्थिति एवं साधनों का प्रयोग करना जो बालक के मस्तिष्क को इस प्रकार सक्रिय करे जिससे कि दिए गए कार्य या समस्या के बारे में असंख्य समाधान, विचार, सही गलत आदि उसके मस्तिष्क पटल पर अनायास ही उभर जाएं। यानी मस्तिष्क विप्लव का तात्पर्य क्या है, अर्थात ऐसी परिस्थिति या साधन का प्रयोग करना जो क्या करे कि बालक के मस्तिष्क में, यानी हम ऐसी सिचुएशन का या फिर ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिसकी वजह से बालक के मस्तिष्क में अलग अलग तरह की जो है प्रक्रिया हो, अलग इस मतलब उसका मस्तिष्क इतना सक्रिय हो जाए कि वो भी जो भी उसके पास कार्य है या फिर जो भी उसके पास समस्या है उसके बारे में असंख्य समाधान उसके माइंड में आए, वो उस चीज़ के बारे में विचार करे, सही गलत आदि के बारे में सोचे समझे, यानी ये सारी चीज़ें जो है उसके मस्तिष्क पर अनायास ही उभर जाएं। अब इसके मतलब को थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में यानी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे को हमको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण पे आपको पूरा एक ऐसे लिख के आना है, तो पर्यावरण प्रदूषण पे आपको ऐसे लिख के आना है, तो बच्चे को आप एक ऐसा परिस्थिति ऐसे साधन उपयोग कराएं। तो ऐसा नहीं कि आप क्लास में बच्चे को ऐसे बैठा दें बंद कमरे में, आप बोलें कि आप चलो बच्चे आप अब उस चीज़ के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप सोचो, तो शायद बच्चा उतने बेहतर तरीके से शायद नहीं सोच पाएगा। तो हम बच्चे को क्या करें, हम बच्चे को बाहर भेजें, चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए उसको बाहर भेजें, फील्ड में भेजें, जहाँ पे वो वाकई में पर्यावरण को देखे, समझे, जाने। वो देखे कि नहीं पानी किस तरह से गंदा हो रहा है, वो देखे कि इन्वायरमेंट में कितनी गंदगी हो रही है, वायु में कितनी गंदगी हो रही है, लोग कहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं, मिट्टी किस तरह से प्रदूषित हो रही है, वो सारी चीज़ों को अपन देखे, जाने, यानी वो हम उसे एक परिस्थिति जो है हम उसे प्रोवाइड करें। यानी हम बच्चे को जब एक ऐसी परिस्थिति या साधन का प्रयोग करने को बोलते हैं या फिर उसको ऐसी सुविधाएं देते हैं, ऐसी कंडीशन देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में आप देखेंगे कि बच्चे का मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और वो फिर उस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए इसके बारे में, वो उसका समाधान, उसके विचार, उसकी सही गलत आदि सभी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे, तो उसके मस्तिष्क पर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उस चीज़ के बारे में वो बताने लगता है, हो या फिर वो उसके मस्तिष्क पटल पर वो अनायास ही उभर जाता है, वो बताने लगता है कि आप इस चीज़ का उपाय इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं, वो उस चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी उसके मस्तिष्क में इतना उथल पुथल हो जाता है जब वो चीज़ों को देखता है। तो मस्तिष्क विप्लव का तात्पर्य हम क्या बोलेंगे कि अर्थात एक ऐसी परिस्थिति या साधनों का प्रयोग करना, यानी जब हम एक इन्वायरमेंट में जाते हैं, जैसे मैं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बता रही हूँ कि बच्चा जब प्रयोग करता है एक ऐसी परिस्थिति का, एक ऐसे साधन का, यानी जैसे बाहर गया वो चारों तरफ घूम के देखा, यानी उस इन्वायरमेंट का वो प्रयोग किया,
जिसकी वजह से प्रयोग करना जो बालक के मस्तिष्क को इस प्रकार सक्रिय कर देता है जिससे कि दिए गए कार्य या समस्या के बारे में, यानी जिससे मैंने कहा कि उसे कैसे लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो उस कार्य या उस समस्या के बारे में क्या होता है, उससे असंख्य समाधान, उस विचार सही गलत आदि उसके मस्तिष्क पटल पर अनायास ही उभर जाते हैं। यानी वो बताने लग जाएगा, मतलब वो सोचने लग जाएगी कि क्या इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पर किस तरह से इसको दूर किया जाए। उसको अपने आप वो चीज़ें वो सोच पाता है, उसके माइंड में इतना उथल पुथल मचता है उन सारी चीज़ों को देखने के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। इसमें वाद विवाद, तर्क वितर्क, विचार विमर्श आदि शिक्षण साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप वाद विवाद का प्रयोग अगर करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जैसे आप किसी से विचार विमर्श करते हैं किसी टॉपिक को लेके, तब भी आपको नई नई चीज़ें आप जानने को मिलेंगी, आपको दूसरे का नज़रिया मिलेगा, तब भी आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आप मतलब मस्तिष्क का उपयोग करते हो सोचने समझने के लिए, तब भी आपके दिमाग में ना आप देखोगे बहुत सारा उथल पुथल मच जाएगा कि नहीं इस चीज़ को आप गलत कह रहे हैं, अगर इस चीज़ को हम इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन सब चीज़ों का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं मस्तिष्क उद्वेलन में। अब मस्तिष्क विप्लव एक ऐसी व्यू रचना, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा दें। यानी हम कोई भी ऐसा साधन प्रयोग करें, चाहे वो परिस्थिति कोई भी परिस्थिति हो, चाहे किसी तरह का जो है कंपटीशन हो, जैसे विचार विमर्श हो गया, वाद विवाद हो गया, तर्क वितर्क हो गया, अगर इन सारे स्ट्रेटजी का हम उपयोग करते हैं, तो जब हम इस तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं तो आपको भी पता है कि जब ये सारी चीज़ें बच्चों के समक्ष होंगी, अगर बच्चा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो उसका जो मस्तिष्क है उसमें हलचल मच जाता है और वो नई नई चीज़ें सोचता है और नए नए ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है कोशिश करता है। तो उससे छात्रों के मस्तिष्क में क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मच जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसमें छात्रों के समक्ष रहेगा, ठीक है, यहाँ समझ लिखा है। छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप एवं वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखता चला जाता है। वाद विवाद, चिंतन तथा वार्तालाप करते समय एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि छात्र एकदम समस्या को हल कर देता है। यानी जैसे मैंने कहा कि समस्या, बच्चों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की गई, ठीक है। अगर हम वाद विवाद की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे जो है आप देखेंगे साधन प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वाद विवाद हो, कोई परिस्थिति आप बच्चे के समक्ष रख दी जाए इस तरह से। तो जैसे हम यहाँ पे वाद विवाद की बात करें तो बच्चों के समक्ष एक क्लास में एक समस्या रख दी गई और कहा गया कि सभी बच्चे आपस में वाद विवाद करके अपना अपना विचार रखेंगे, ठीक है, और सभी छात्रों को स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की। तो छात्र जो है स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं और वाद विवाद करते हैं और अपने अपनी बातों को रखते हैं। तो शिक्षक क्या करता है, सभी बिंदु जो बच्चा जो पॉइंट रखता है उस सभी पॉइंट को स्टैम्पवर्ड पर लिखता चला जाता है उस समस्या को समाधान करने के लिए। जैसे एक समस्या रख दी गई कि क्लास में बच्चे जो है एग्जाम्पल कैसे बताएं, जैसे हाँ मान लो ये रख दिया गया कि क्लास में जो है बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है ना, कि बच्चों को ज्ञान ग्रहण करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अध्यापक जो बता रहे हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अध्यापक ने पूछा कि आप लोगों को समझ में आता है, तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम लोग को नहीं समझ में आया। तो अध्यापक ये जानने की कोशिश कर सकता है ना कि क्यों नहीं समझ में आया। तो चलो ये समस्या हो गई कि अध्यापक जानना चाह रहा है कि आपको अगर अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे यही होता है ना कि प्रिंसिपल जाते हैं क्लास में, कहते हैं कि ये टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बच्चे कहते हैं जो समझ में आ गया तो कहते हैं हाँ, नहीं आता है तो कहते हैं नहीं। तो मान लो बच्चों ने कह दिया नहीं, तो अब प्रिंसिपल ये जानने की कोशिश करेगा ना कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर कमी है। तो फिर अब वो एक समस्या चलो प्रस्तुत हो गई। अब छात्र क्या करते हैं, वो विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि नहीं इस वजह से नहीं समझ में आया, नहीं इस वजह से नहीं समझ में आया। तो प्रिंसिपल चलो क्या किया, प्रिंसिपल ने सारे बिंदुओं को स्यापट पे लिखना शुरू कर दिया। यानी वो सभी बच्चों के जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो सबको स्यापट पे लिखता चला जा रहा है कि इस वजह से नहीं समझ में आया, इस वजह से नहीं समझ में आया, इस वजह से नहीं समझ में आया। और फाइनली क्या होता है कि वाद विवाद, चिंतन या वार्तालाप करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि छात्र एकदम से समस्या को हल कर देते हैं। यानी छात्रों को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट है कहाँ पे, शिक्षण विधि में है कि अध्यापक के जो है मतलब कुछ ना यूज करने में, केवल मतलब वही शिक्षण विधि पे है, या फिर बच्चों के अंदर कुछ है कि बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अध्यापक
को उतना नॉलेज नहीं है कि वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। कहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, जब ये वाद विवाद होता चला जाता है ना, तो एकदम से एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर एकदम से जो है उस समस्या का जो है हमें हल मिल जाता है कि ये यहाँ पर ये समस्या थी जिसको हम इस तरह से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मस्तिष्क उद्वेलन, किस तरह से उसका प्रयोग हो। अब इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने तथा समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। यानी बालकों को हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो समस्या को सुलझाए, वो अपने मस्तिष्क का इतना उपयोग करे कि वो अपनी समस्या को सॉल्व कर ले, या जो उसके सामने समस्या है उसका वो समाधान कर पाए। इसके लिए बालकों के मस्तिष्क को क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है। अब इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, यानी बालक पूर्ण स्वतंत्र होता है, यानी बालक के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है कि नहीं नहीं तुमको ये चीज़ कंट्रोल करके तब अपना जवाब देना है, तुम ये चीज़ नहीं कह सकते, अब इसके अलावा क्या कहना चाहोगे ये बताओ। तो ये ऐसा नहीं होना, बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दो कि वो अपनी बात रख पाए। अर्थात इस विधि में छात्रों को समस्या दी जाती है तथा छात्रों को समस्या समाधान करने के लिए कहा जाता है। समस्या समाधान से संबंधित जो भी विचार जिस छात्र के दिमाग में आते हैं वे उन्हें प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विचार के बारे में तर्क वितर्क किया जाता है, सही सिद्ध होने पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है अथवा अस्वीकार कर लिया जाता है। अभी जैसे मैंने क्लास वाला बताया, इसके अलावा देखिए आप इस तरह मान लो कि हम बच्चों को एक क्लास में एक ग्रुप में बैठा दिए। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को एक ग्रुप में बैठा दिया, अध्यापक ने कहा कि चलो सभी बच्चे ग्रुप में बैठो। अब हम उसने एक समस्या रख दी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से कम किया जाए। तो अब सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हैं ना, सभी विचार विमर्श करते हैं, कोई कुछ उपाय बताता है, कोई सबके दिमाग में अपने अपने विचार आते हैं, वो अपने विचार को जो है प्रस्तुत करते हैं और अध्यापक सामने रख रहे हैं। अगर बच्चों के सामने और अध्यापक सामने वो अपने विचार रख दिया, तो अगर सबको लगता है कि नहीं आपका ये पॉइंट सही है, आपकी ये बात सही है, आपका ये सोच सही है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, उसको नोट कर लिया जाता है। अगर सबको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत उपाय है, ये तरीका सही नहीं है, या फिर ये तरीका काम नहीं करेगा, तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी इस तरह से ये काम होता है। मेनली इसमें होता क्या है ओवरऑल कि इसमें बच्चे के मस्तिष्क में इतना हलचल उत्पन्न किया जाता है, बच्चों के मस्तिष्क को इतना प्रेरित और सक्रिय करने की कोशिश की जाती है कि अगर बच्चे के सामने कोई समस्या दी जाए तो बच्चा उस समस्या के प्रति चिंतन मनन करके अपने विचार रख पाए, बता पाए, समाधान दे पाए। ठीक है, मिला जुला के मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करना है, उथल पुथल मचाना है। मस्तिष्क विप्लव की विशेषताएं या लाभ भी हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मस्तिष्क विप्लव की विशेषताएं एवं लाभ को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, इसके द्वारा छात्र अपने विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति करते हैं, यानी अपने विचारों को बिना किसी डर के, मतलब स्वयं के विचारों को आराम से रख सकते हैं सबके सामने। किसी और का उसके विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं वो उसे अपने विचार रखने का मौलिक अभिव्यक्ति, मतलब वो अपने विचारों को बेहिचक सबके सामने रख सकते हैं, उन्हें ये अधिकार होता है, मौलिक अभिव्यक्ति होती है, यानी मतलब पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपने विचारों को रखें। दूसरा, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों को इतना सक्रिय बनाया जाता है माइंड को उनके, तो जब माइंड सक्रिय है तो छात्र भी सक्रिय होगा। तीसरा है, इसमें छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जब हम छात्रों को इतना किसी समस्या का समाधान करने के लिए इतना उसके मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं तो मानसिक शक्ति का विकास तो ऑटोमेटिक होगा ही। चौथा है, यह छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है, यानी बालक किसी समस्या को समाधान निकाल पाए, उसके लिए कुछ उपाय बता पाए, तो वो मस्तिष्क में चिंतन मनन करता है, उसे इतनी स्वतंत्रता होती है, उसके माइंड में इतना उथल पुथल मच जाता है किसी समस्या को दूर करने के लिए, तो उसे स्वतंत्रता होती है चिंतन करने के लिए। तो हम इसमें यही करते हैं कि बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ के लिए चिंतन करे, इसके लिए हम उसको प्रेरित करते हैं। पांचवा है, इसमें छात्रों में सामूहिक रूप से चिंतन तथा कार्य करने की आदत का विकास होता है, यानी जैसे वाद विवाद, आप इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो ना, जैसे वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, तो ये सामूहिक रूप से इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों में क्या होता है कि सामूहिक रूप से चिंतन करने और कार्य करने का जो कौशल है, आदत है, वो भी विकसित होता है। छठा है, इसकी सहायता से छात्रों में आत्मविश्वास, सृजनात्मकता आदि गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है, यानी अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता, मतलब अलग अलग तरीके से सोचने की जो क्षमता है, जो गुण है, उन सारी चीज़ों का भी विकास करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। सातवां है, छात्रों में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। जब बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझेगा,
चिंतन मनन करेगा तो वो समस्या को दूर करने के लिए ही कर रहा है, तो उससे उसमें समस्या समाधान करने की जो क्षमता है उसका भी जो है विकास होगा। 8वां है, इसमें छात्रों द्वारा इसके द्वारा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है, क्योंकि बच्चे आपस में मिलजुल कर कार्य करने की जो कौशल है, आदत है, उसको भी विकसित करते हैं, तो सामाजिकता की जो भावना है वो भी विकसित होगा। 9वां है, इसमें छात्रों में विचारने, संश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता का विकास होता है। यानी जब वो मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है किसी चीज़ समस्या को दूर करने के लिए, तो वो विचार करता है, सोचता है, तो विचारने, संश्लेषण करने यानी उस जो है एनालिसिस करता है चीज़ों को कि कहाँ पर किस तरह से क्या किया जाए कि हमारी समस्या दूर हो, और फाइनली वो रिजल्ट तक यानी निष्कर्ष पर पहुँचने की जो क्षमता है वो सब भी इसमें विकसित होता है। तो ये इत्यादि हमने यहाँ लिख दिया है। 9 पॉइंट आई थिंक इनफ है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का जो है वीडियो पसंद आया हो। मैंने 5 क्वेश्चन को किया है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट आई होप कि आपके लिए कारगर हो, काम का हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।